मगर जो चल रहा है ये शोभा नहीं देता है। एक सांसद एक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बेवकूफ बोल रहा है और वो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है, वैसा हो सकता है क्या? हम लोग का पार्टी में चलता है, हमको मालूम नहीं। नहीं तो नहीं हो सकता ना। देखिए हमारे देश में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मालदा है, बहरमपुर है, उधर काफी मुसलमान लोग हैं, पर पूरा बंगाल में तो नहीं। एज ए हिंदू मैं बोलना चाहते हैं, हम लोग भारतीय है ना, मुसलमान ना हिंदू है। हम बंगाल के तो बंगाली है, इस पे सीधा बात है। आप मुसलमान हैं, आपका धर्म है, उसमें आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदू है, चक्रवर्ती से पता चलता है हिंदू है, अकील खान से पता चलता है मुसलमान है, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी से पता चलता है भाई वो हिंदू है। तो इसके लिए कोई ठेका लेकर रखा है क्या? किस एजेंसी लेकर रखा है कि उनसे परमिशन लेकर हमको हिंदू बनना पड़ेगा? जो वो ज्यादा हिंदू है हम कम हिंदू है, वो ज्यादा मुसलमान है कम मुसलमान है। तो बात है, ये सब बात लेकर फालतू का चर्चा है अखिल भाई। बात यह है जो आगे मुद्दा क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट का होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे जो मिजोरम और आपका जो ये जो पूरा आसाम के साथ जो गड़बड़ हुआ है, और सबसे बड़ी बात है दोनों जगह बीजेपी शासन में है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दोस्तों आपको 2021 का पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी का खेला तो याद ही होगा, लेकिन अब ये खेला पूरे देश में होने जा रहा है। मोदी और अमित शाह ने हर एक तरीके इस्तेमाल किए, साम दाम दंड भेद से लेकर के उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। गलियों तक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कम से कम 12 रैलियां की, लेकिन फिर भी उनके साथ खेला हो गया। अब ये खेला पूरे देश में होगा, क्योंकि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल से निकल करके अपनी खनक पूरे देश में लाना चाहती हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी जी के साथ में। हम आपको बताते चले कि सर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप पॉलिटिकल साइंस वहां पे पढ़ाते थे। तो सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 2021 का जो खेला हुआ उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या था कि मोदी और अमित शाह ने हर एक हथकंडे अपनाए, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं आ सकी और एक अच्छी बहुमत के साथ में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? उसके बाद हम 2024 पे आते हैं। देखिए ये जो बीजेपी और जो इन्होंने जो बेसिक जो गलती किया, इनका एक एरिथमेटिक मिसकैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। मैं आप इतिहास से शुरू करता हूं। 1984 में आपको याद होगा जो इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन के बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी को 16 लोकसभा सीट मिला था, जिसमें ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को हराया था। और इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में, बीजेपी को 18 सीट मिला और तृणमूल को 22 मिला। और इसको सोच के बीजेपी ने सोचा जो एक ग्रेट लीप हम लगा सकते हैं और शायद बंगाल का जो पावर है वो हमें मिल सकता है। इससे सबसे बड़ी जो मिसकैलकुलेशन उन्होंने देखा, उसमें एक तो जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। दूसरे तरफ उन्होंने जो नहीं देखा कि उन्हें जो 19 की जो चुनाव थी उसमें जो इनका जो वोट मिला था वो लेफ्ट एंड कांग्रेस से आया था, तृणमूल का वोट नहीं आया था। और ये भी इन्होंने नोट नहीं किया कि तृणमूल का जो वोट शेयर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के बाद 3% बढ़ गया है। तो 43% करीबन, बीजेपी को 40% करीबन मिला था। तो और हमारे जैसे जो इलेक्टोरल सिस्टम है, विनर टेक्स ऑल, 1% में पूरा जो छवि है वो बदल जाती है। तो उससे पहला जो इनकी जो गलती थी, इन्होंने जो सोचा था जो बीजेपी का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, उसका कोई पॉसिबल चांस नहीं था। दूसरा आया जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नड्डा साहब, इन सारों ने पूरा जोर लगाया। इतना जोर ना लगाते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आप देखिए जो एक जो उत्तर भारत है और बाकी जैसे बंगाल है, दक्षिण भारत है, इसका जो राजनीतिक संस्कृति है वो एकदम अलग है। हम लोग जो पूरा हिंदुस्तान को दो दृष्टिकोण से देखते हैं। एक जो पूरा राज्य का जो समन्वय है, पर हम लोग भी हम डटे हुए बैठे हैं। जैसे अभी आप देखेंगे जो मिजोरम और आपका जो
ये जो पूरा असम के साथ जो गड़बड़ हुआ है, और सबसे बड़ी बात है दोनों जगह बीजेपी शासन में है, फिर भी ये हो रहा है। देखिए इसका कारण है कि हमारे जो हिंदुस्तान में है इसमें लेयर्स होती हैं और वो लेयर्स को समझना बहुत जरूरत है। देखिए केरल में भी बीजेपी कुछ नहीं कर सका, तमिलनाडु में भी नहीं कर सका, बंगाल में पूरा दम लगाने के बाद भी ये लोग हार गए। और ये जो हार है, ये जो झटका है, इससे निकलने के लिए शायद इनको बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा। और मुझे तो 24-26 तक कोई इनकी रिवाइवल के संभावना नहीं दिखता। तो क्या क्या गलतियां इन्होंने की? सबसे बड़ी जो गलती इन्होंने किया, देखिए हम एक चीज बोलते हैं ना, जब जिन्ना साहब गांधी जी से मिलते थे तो गांधी जी ने कायदे आजम बोल के उनको पुकारा। तो काफी मुसलमान लोगों को जिनके बारे में काफी डाउट्स था जिन्ना साहब के, तो जब उन्होंने कह दिया कि जिन्ना साहब इतने बड़े आदमी है तो उन्होंने भी अपना थोड़ा ओपिनियन चेंज कर दिया। इधर आप देखिए जो प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि ओ दीदी ओ दीदी, तो उनका जिनके पास जो कुछ डाउट्स था वो भी सोचा अच्छा प्रधानमंत्री जब इतना दफा नाम ले रहे हैं इसमें कुछ तो होगा। सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है इन्होंने जो किया, इस चुनाव को उन्होंने प्रेसिडेंशियल बना दिया। और प्रेसिडेंशियल बनाने से जो बीजेपी को सेंटर में फायदा मिला, उसमें स्टेट में पूरा नुकसान इनको सहना पड़ा। इनको इसको एक नॉर्मल इलेक्शन करना चाहिए था, नॉट ए रेफरेंडम। तो इसमें क्या हुआ, लोगों में जितना डाउट था, जो भी कुछ था, जो ममता के साथ वोट नहीं देते वो वोट भी ममता के पास गया। अब देखिए ना, कांग्रेस और सीपीएम को दोनों मिला के 10% से कम वोट है। और करीबन जो हमारे देश में अभूतपूर्व है कि ममता को 48% वोट मिला। आपको याद होगा जो नेहरू जी का जो पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शन था उसमें 43% मिला था। और उन्होंने काफी कोशिश की थी इसको 50% से ज्यादा करे, वो नहीं हुआ। वो कभी आलोचना होगा तो हम उसको बताएंगे। तो जहां आपका करीबन 9% का गैप हो गया, उसको पूरा करना करीबन असंभव है। ये कहना कि ममता जी खाली मुसलमानों वोट से जीता है, ये एकदम सही नहीं है। उसका भी बहुत सारे कारण है। जैसे मेरा जो फैमिली है, हम वैष्णवाइट्स हैं, हम चैतन्य को फॉलो करते हैं। और बंगाल में और एक परंपरा है और उसका बहुत बड़ा महत्व है रामकृष्ण मिशन का। वो लोग कहते हैं जत मत तत्पथ। इसका मतलब है सब पथ ठीक है, भगवान तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, पर आप कुछ भी जो पथ फॉलो करते हैं वो बराबर है। एक रिजिड सिस्टम लाना बंगाल जैसे सोसाइटी में बहुत मुश्किल काम है। तो बंगाल में जो परंपरा है, वो बाकी जो संस्कृति है वो उत्तर भारत से पूरा अलग है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जब आप राजनीति करेंगे, जैसे तमिलनाडु का अलग है ऐसे बंगाल का भी पूरा अलग है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है बीजेपी ने इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो ध्यान देते इतना हाई स्टेक में नहीं खेलते। तो सर ये कहना गलत नहीं होगा कि खुद मोदी और शाह ने ममता बनर्जी को हाइप दे दिया और एक नेशनल लेवल का लीडर बना दिया और अपने सामने खड़ा कर दिया। ममता जी का भी एक स्टेटमेंट आया है कि मैंने एक पैर से पश्चिम बंगाल जीता है, अभी दोनों पैर से दिल्ली जीतूंगी। और अभी उनका एक दौरा भी दिल्ली का हुआ है जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की है और प्रशांत किशोर को भी उन्होंने काम पे लगा दिया है जो कि शरद पवार और दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं। तो क्या हम ये समझे कि उनका अगला कदम एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट 2024 के लिए अपने आप को नॉमिनेट करना है? क्या हम इस चीज से इसको समझ सकते हैं? दिल्ली दूरस्थ है। देखिए हमारी जो राजनीति है ना, उसमें जो प्रधानमंत्री और जो लीडिंग पार्टी, उसको तो नेशनल पार्टी लीडरशिप चाहिए। मैं ये कहूं कि 24 में शायद जो केंद्र में जो सरकार बनेगी
वो ममता बिना नहीं बनेगी। पर ममता को प्रधानमंत्री बनना करीबन अभी जो स्थिति है उसमें मुझे बहुत मुश्किल दिखता है। आपको जो पूरा जो नेशनल पार्टीज हैं उन दोनों में टक्कर है, और प्रधानमंत्री की बात हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा अलग सिचुएशन है। जब गुजराल साहब बन गए, चंद्रशेखर बन गए, देवेगौड़ा बन गए, उस तरह का परिस्थिति है नहीं। अब जो ममता का जो दिल्ली में दौर था, और त्रिपुरा में भी वो कोशिश कर रही है, बाकी जगह में भी कर रही है, वो अपना जो एक नेशनल पार्टी स्टेटस होता है, समाजवादी पार्टी के पास भी ये था पहले, वही कोशिश कर रहे हैं कि 5 स्टेट में मेरा प्रेजेंस हो जाए तो मुझे नेशनल पार्टी का एक सिंबल मिल जाएगा। तो उससे ज्यादा इसी पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ द पॉसिबल, और दूसरा है वन स्टेप एट ए टाइम। तो अभी जो उनका जो काम है वो काम जैसे जयप्रकाश नारायण ने पहले किया था, संगठन बनाने की, देश का एक आवाज बुलंद करने की है, जो विरोधी पक्षों को पूरा एक होके लड़ना पड़ेगा। कंटेस्ट मल्टीपोलर ना हो, बाइपोलर हो। क्योंकि आप देखेंगे जो बीजेपी का भी जो वोट जो है वो भी तो 40% से कम ही है, वो भी तो नहीं बढ़ेगी। तो 60% लोगों ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो अब ये सवाल आता है जो आप इसको किस तरह करेंगे। तो पवार जी का जो रोल है, आपका जो शिवसेना का रोल है, स्टालिन का रोल है, ये हर एक को लेके एक कलेक्टिव लीडरशिप बनाने की कोशिश ममता की है। मुझे नहीं लगता वो ये सोचते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और वो उम्मीदवार भी बनेंगे। आज मनु सिंह भी ने वो काफी क्लियर भी कर दिया कि 24 की बात 24 में होगी। उसके पहले बहुत सारे आपका स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा श्याम प्रसाद ने क्या कहा था, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिना सरकार नहीं बन सकती। 80 सीट है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 80 सीट का जो पूरा चुनाव नतीजा आएगा, उसके ऊपर सरकार कौन बनाएगा नहीं बनाएगा वो करीबन तय हो जाएगा। और वो तय कब होगा, जब नेक्स्ट मार्च में चुनाव होगा और उसमें अखिलेश अपना सरकार बना ले, तब तो जो मैं कहूंगा कि मोदी का जो विकल्प है उसमें नई जान आएगी, और उसमें जो पूरा जो घोड़े का जो दौड़ है उसमें विपक्ष को काफी ऑक्सीजन मिल जाएगा। सर, आने वाला 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें जो रीजनल पार्टीज हैं और जो राष्ट्रीय पार्टी की आपने बात की, अगर इनके बीच में कोई गठबंधन बन जाता है, जैसे कि आपने शिवसेना की बात की, सपा की बात की, आपने स्टालिन की बात की, उसमें अगर हम देखें तो कांग्रेस कमलनाथ के साथ में भी उनके काफी अच्छे रिलेशन रहे ममता बनर्जी के, और कमलनाथ जी के साथ में भी उनके अभी एक मीटिंग हुई है। अगर कांग्रेस थोड़ी नरम पड़ जाती है और रीजनल पार्टीज मिल करके एज ए पीएम कैंडिडेट अगर ममता बनर्जी को आगे करते हैं तो उनकी राहें आसान हो जाएंगी। क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि सबसे टफ अगर क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज के जो या उनके चीफ मिनिस्टर्स में अगर हम देखें तो ममता बनर्जी ही एक वाहिद एक ऐसी महिला है, चीफ मिनिस्टर है, जो सबसे टफ टाइम देती है प्रधानमंत्री मोदी जी को, और ये पूरा देश आज गवाह है। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से एक अगर कांग्रेस चाहती है और रीजनल पार्टी चाहती हो तो ममता बनर्जी को आगे किया जा सकता है अगर मोदी और शाह को कंट्रोल में रखना है तो? देखिए, अभी तक मुझे ये मुश्किल लगता है। जो ममता करीबन 35-40 सीट लेके आएगी, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैंने आपको, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है विनर टेक्स ऑल होता है, तो उनके पास 48% वोट है, वो घट के 45 भी हो जाए फिर भी वो 40 नवंबर बंगाल से लेके आएगी। 42 है, और कांग्रेस तो एकदम डूबता हुआ है, और वेरी लाइकली बंगाल में कांग्रेस है तृणमूल में ही ज्वाइन कर ले, तो आप लगा लो 40 सीट लेके वो आ रही है। पर सवाल ये है, जो विल इट बी एनफ? पहला तो जैसे मैंने बोला, उत्तर प्रदेश के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। अब अखिलेश 50 लेके आ जाए फिर तो सवाल और बन जाती है ना।
और कांग्रेस का देखिए, कुछ भी आप कहिए, एक ऑल इंडिया प्रेजेंस है, वो तो तृणमूल का नहीं है। तो आपको जो चेहरा चाहिए अभी तक जो है, और ये हमारी दुर्भाग्य है कि कांग्रेस वो अभी तक पूरा अपना जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं कर सका। बट मच विल डिपेंड, कांग्रेस कितना अपना जो जहाज है उसको ठीक ठाक चला सकता है। राजनीति में जो पूरा जो चेहरा हिंदुस्तान में है, मैं अभी भी सोचता हूं वो कांग्रेस से ही लाना पड़ेगा, पर आपका कोई भी रीजनल पार्टी से आएगा तो उससे काम नहीं बनेगी। सर, क्योंकि आप बंगाल से ताल्लुक रखते हैं तो बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी कल की बात है कि बाबुल सुप्रियो जी ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाली जिसमें शायद वो मोदी जी से नाराज है, अमित शाह जी से नाराज है क्योंकि उनकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी वो छीन गई है। तो आपको लगता है क्या वो ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ में फिर से जा सकते हैं और 2024 में हम देखेंगे कि शायद वो टीएमसी के लिए कोई गाना वाना लिख दें? मुझे नहीं लगता। आपको लगेंगे? देखिए, बाबुल सुप्रियो का जो नाराजी है वो बंगाल के अंदर ही सीमित है। वो जो लोकल लीडरशिप है, और ये भी बीजेपी ने बहुत ज्यादा गलती किया था कि तृणमूल से बहुत सारे लोगों को ले आए, तो उसमें लोगों ने यही सोचा जो बी तृणमूल को क्यों वोट दे, ए तृणमूल को दे। और जैसे बाबुल सुप्रियो जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ काफी दिन है और पहले भी सांसद थे, अभी भी सांसद बना। इनका एक इंक्रीजिंग मार्जिनलाइजेशन हो गया, इनकी बात सुना नहीं गया। जब आप विधानसभा का जो टिकटें भी जो दिया गया, आपको करीबन 45 जो तृणमूल छोड़ के आए थे उनको दिया गया, और इन पे इनका बहुत आपत्ति था कि अपना जो कैडर है वो डिमोरलाइज हो जाता है। और बीजेपी के लिए देखिए ये बहुत बड़ा समस्या है। जो लोग इनके साथ, कभी इनके पास 2 सीट भी तो था, तब भी तो लोग इनके साथ थे, और अब जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनमें से कोई बीजेपी का लेना देना है नहीं। वो चाहते हैं क्षमता, जहां विनिंग कोalition है उधर वो जाना चाहते हैं, और बीजेपी उनको आगे कर रहा है। इससे संगठन जो है वो काफी वीक हो जाता है, और बंगाल में यही हुआ है, क्योंकि आप इतना तेजी से आपने बढ़ाया, आपने शुभेंदु अधिकारी को इतना आगे बढ़ाया, और जो 10 साल उनको सारे सुविधाएं तृणमूल से मिला, पूरा परिवार को सुविधा मिला, तो ये सारी चीजें लोग देखते हैं। और बाबुल सुप्रियो को देखिए, वो तो किशोर कुमार जैसा है ना, तो उसका जो एक आइडेंटिटी है वो पार्टी से नहीं है, उसका अपना है, तो अपना दम से भी जी सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको देखना होगा कि सुप्रियो जी क्या करते हैं। मुझे नहीं लगता ये तृणमूल ज्वाइन करेंगे, इनको सन्यास लेना है तो ये लेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये और कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। सर, हमारे साथ हमारे राहुल चक्रवर्ती जी जुड़े थे, लेकिन शायद कुछ नेटवर्क कनेक्शन की वजह से फिर से वो जुड़ नहीं पा रहे हमारे साथ। और मैं आपसे करना चाहता था निशित प्रामिक जी, ये इनको अभी एज ए डिप्टी होम मिनिस्टर ज्वाइन कराया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या इनको ममता, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, तो ममता जी पे थोड़ा प्रेशर डालने के लिए, और वहां सिर्फ पश्चिम बंगाल, देखिए इन सब में कुछ काम नहीं होता। हमारा जो पूरा कुछ भी जो फेडरलिज्म है आप देखेंगे तो इसमें कोई काम नहीं होता, वो दबाने वाली दमने वाली तो है नहीं। और देखिए ममता का जो सबसे बड़ा मैं बोलूंगा उसका जो अपना पॉलिटिक्स है उसको कॉर्नर करेंगे तो और भी आगे बढ़ेगी। तो ममता जैसे जो पॉलिटिशियन है उनको इन सब दबाव से आप रोक नहीं सकते। शी इज टू बिग फॉर ऑल दिस। और एक देखिए जो पूरा जो मीडिया है, ऑपोजिशन है, बाकी सारे, और जो सत्ता पक्ष होता है उसमें काफी कमी ऐसे ही आ जाता है। तो ममता इन सब चीजों से चुप होने वाली नहीं है। ज्योति बासु ने भी उनको अपना कमरे से निकाला था, आपको याद होगा, उसके ऊपर अटैक भी हुआ है।
वो डरने वाली है नहीं। और उनका देखिए जो एक बहुत बड़ा परिचय ये है, लड़ाकू है, लड़ने वाली है। तो ये सिर्फ जो आप जितना करोगे उसमें, जैसे टेनिस में बोलते हैं, एडवांटेज ममता की होगी। राहुल चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप टीएमसी के लीडर हैं, तो राहुल चक्रवर्ती जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी बाबुल सुप्रियो जी ने एक वो फेसबुक पे पोस्ट डाली है कि वो कुछ नाराज दिख रहे हैं मोदी और शाह की गवर्नमेंट से। तो क्या हम ये आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं? इसकी कितनी संभावनाएं देख रहे हैं आप? देखिए, हमारा लीडर ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले एक बात बताई थी, जो भैया अगला दिन में भाजपा को ऑफिस में ताला देने वाला आदमी भी नहीं मिलेगा। ऐसा हाल हो रहा है, आप देखिएगा। फिलहाल ये इलेक्शन का बाद से ये चालू हो गया, कितना सारे भाजपा लीडर जो बल्कि तृणमूल से गए थे एक बारे में, तो सोचा भाजपा आएंगे, पावर में आएंगे, ये बड़ा सारे ख्वाब देखे थे, वो सपने देखे थे। मगर जैसे तृणमूल का यहाँ पे ये इतना भयंकर जीत हासिल हुआ, मैंने ये कहूंगा, बाद ये लाइन लग गया। तो इसमें क्या होता है, एक भाजपा पार्टी का जो स्ट्रक्चर है इसको दिखाई दे रहा है। सबसे दुख की बात यह है, मैं भाजपा के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बाबुल सुप्रियो बल्कि एक सांसद है, एमपी है, वो कह रहे हैं भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष उनको बेवकूफ। ये बेवकूफ कह सकता है एक सांसद? तो इसमें ये पता चल रहा है खान साहब, जो भाई बंगाल में ये स्थिति कैसा है, ना किसी को भरोसा है, ना किसी को विश्वास है, ना किसी के ऊपर किसी का रिस्पेक्ट है। प्रॉब्लम तो ये है, एक पार्टी चल सकता है मगर उनका तो मिनिमम एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमारा खिलाफ रहे, हमारा अगेंस्ट रहे, उसमें कोई हमारा तकलीफ नहीं है, मगर जो चल रहा है ये शोभा नहीं देता है। एक सांसद एक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बेवकूफ बोल रहा है, और वो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है, वैसा हो सकता है क्या? हम लोग का पार्टी में चलता है, हमको मालूम नहीं ये कौन सा डेमोक्रेसी है। हमारा पार्टी में कोई किसी को बेवकूफ कह देगा, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकता है। तो बात ये है, जो फिलहाल तृणमूल में अभी तृणमूल चल रहा है, अभी फिलहाल लीडरशिप का बात यह है, क्या करेंगे जो ऊपर वाला लीडरशिप है। मगर हमारा ख्याल से बाबुल सुप्रियो जी को ये ड्रामा करने का दरकार नहीं था। जहां पे स्पीकर है, जहां पे पार्लियामेंट पे वो है, इस्तीफा देना है तो वहां जाके इस्तीफा दीजिए। ये सब ड्रामा करके क्या फायदा होगा? हम देने वाले हैं, हम करने वाले हैं, हम कुछ करेंगे, ये सब करना मतलब अपना वेट को गेन करना या अटेंशन ड्रॉ करना, ये हमको लग नहीं रहा कुछ सही है। मगर अगला दिन पता चलेगा, समय बता देगा, वक्त बता देगा खान साहब, जो क्या होने जा रहा है। नहीं, ममता बनर्जी जी ने भी ट्वीट किया है कि बाबुल सुप्रियो अपनी कैबिनेट को अच्छा चला रहे थे, इस तरीके से उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने सहमति जताई है। तो क्या हम आने वाले 2024 में देख सकते हैं कि बाबुल सुप्रियो भी टीएमसी के लिए कोई गाना वाना लिख रहे होंगे जैसे उन्होंने भाजपा के लिए लिखा था? ऐसा बात है कि भाई, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये राजनीति है सर, राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं बनती रहती हैं, तो ऐसा कुछ संभावना देख सकते हैं? देखिए खान साहब, एक बात बताऊं मैं, राजनीति में एक हम लोग जिसको बोलता है एक सिंपैथी होना ही चाहिए। भाई बाबुल सुप्रियो हमारा मंत्री था, वो सेंट्रल का मिनिस्टर थे, वो जो काम कर रहे पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे, वो अगर अच्छा है तो अच्छा बताऊंगा, हम लोग को इसमें क्या प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी ने हर चीज हर वक्त सही चीज कही है, तो इसमें तो ये हम लोग का गर्व का बात है। जो कोई अच्छा करे, वो बंगाल का है, बंगाली है, तो वो अच्छा चीज है। एक बंगाली कोई अच्छा काम कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो हम लोग का गर्व का बात है खान साहब। तो इसलिए ममता बनर्जी कही है, किस बारे में किस चीज के लिए उनको निकाला गया, इनका उनका विषय है। मगर तृणमूल कांग्रेस क्या करेगा तो समय या वक्त बताएगा, या ममता दीदी खुद बता सकती है। राहुल जी, मैंने सर से अभी सवाल किया था कि 2024 में ममता जी ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है कि मैंने एक पैर से बंगाल जीता, अभी दोनों पैरों से मैं दिल्ली जीतूंगी, तो कयास यही लगाया जा रहा है कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपने आप को नॉमिनेट करेंगी शायद 2024 में। अगर वो नॉमिनेट करती भी है तो ये गणित कैसे बैठेगा? पश्चिम बंगाल की सीटें भी अगर हम सब मिला लेते हैं तो भी उन्होंने ये नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टीज को लेकर के वो किस तरीके से कुछ ऐसा गणित बनाया है टीएमसी ने? देखिए खान साहब, प्रोफेसर मुखर्जी का बात तो मैंने सुना नहीं है, तो मगर ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जो पूरा हिंदुस्तान में एक ट्रेंड जो चल रहा था, भाजपा 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 भाजपा, और भाजपा ऐसा एक मिथ जता दिया था, भाई हमको कोई हरा नहीं सकते, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मगर ये कितना गलत बात था। बंगाल का इलेक्शन सिर्फ बंगाल के इलेक्शन नहीं है, यह विधानसभा चुनौती नहीं था खान साहब। बंगाल के इलेक्शन में बल्कि यह साबित करना था, जो भाजपा यहाँ पे अपराजय, मतलब ये सिर्फ जीतेगा ऐसा नहीं हो सकता। एक अकेली लेडी, एक अकेली औरत ममता बनर्जी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान का कैबिनेट लड़ गया था, पूरा राज्यपाल से स्टार्ट करके होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे बंगाल में डेली पैसेंजर करना लग गया था। तो अगर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, हर कोई आकर लग गया सिर्फ
ममता बनर्जी को हराने के लिए। मगर ममता बनर्जी ये साबित करके दिखा दिया तुम कहीं भी कुछ कर सकते हो, मगर बंगाल का माटी बड़ा सख्त, बड़ा कठिन मिट्टी है। तो ये सर ने भी खालसा मैं खत्म करूं, और ये टर्निंग पॉइंट है। इसमें ये परसेप्शन तैयार हो गया जो बंगाल का जीत सिर्फ बंगाल का नहीं है, बल्कि अगला दिन भविष्य में ये हिंदुस्तान में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा या बनेगी वो तो वक्त बताएगा। ममता बनर्जी खुद को तो नॉमिनेट नहीं कर सकती है, मगर हमारा लीडर इसको साबित करके दिखा दिया, और अगला दिन अगला भविष्य में ये ट्रेड चलता रहेगा। और विरोधी जो पक्ष है वो इसमें बड़ा हौसला भर गया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। सर ने भी यही बात बोला कि जिस स्ट्रेटजी के साथ में मोदी और शाह ने पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने खुद ममता जी को अपने सामने खड़ा कर दिया और उनका कद बढ़ा दिया है कि एक ऐसी लेडी जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिसका आलीशान महल नहीं है, एक छोटी सी गाड़ी में चलती है। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कि 8,000 करोड़ का जो है अपने लिए पर्सनल विमान खरीद रहे हैं, लाखों रुपए का 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने खुद कद बढ़ा दिया है, ममता बनर्जी को अपने सामने खड़ा कर दिया है, और ममता बनर्जी ने भी पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम कर दी है कि एक लेडी भी प्रधानमंत्री मोदी जी का सामना कर सकती है, जो कि और कोई किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर में वो बात नजर नहीं आई जो ममता बनर्जी में आ रही है। आंख से आंख मिला करके अगर कोई बात करता है आज, तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी। अखिल भाई मैं एक बात बोलूंगा आपको, बात ये है, देखिए ये पिछला दिन में साबित कर दिया था ममता बनर्जी, जिस वक्त नोटबंदी हुआ था, जिस वक्त कोई भी जन विरोधी स्टेप लिया भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय सरकार ने, अकेली ममता बनर्जी लड़ गई थी। अकेली ममता बनर्जी वो अकेली थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंख में आंख मिला के लड़ रही थी। और हम ये उल्टा कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता का बनर्जी का सामना नहीं कर सक रहा है। प्रॉब्लम यही है ममता बनर्जी को लेके। आप ये पूछिए अखिल भाई, मैं प्रोफेसर मुखर्जी को बोलूंगा, जो एक लेडी को हराने के लिए सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शन था, एक राज्य का विधानसभा चुनौती था, इसमें क्या रखा था? गृह मंत्री ये डेली पैसेंजर कर रहा था, क्या रखा था? प्रधानमंत्री को इतना बार आना पड़ा, क्या रखा था? पूरा कैबिनेट को बंगाल में भेज देना पड़ा, क्या रखा था? भाजपा को हर बड़ा बड़ा लीडर या बंगाल में आके बैठ गया, क्या रखा था इसमें? ये हिंदुस्तान का लोकसभा निर्वाचन तो या लोकसभा का चुनौती तो नहीं था, तो क्या रखा था पूरा विधानसभा में? जिस तरह से ये लोग चुनौती को इसको चैलेंज लिया था, क्यों? बात ये है अखिल भाई, असली बात तो ये है जो इन लोग को मालूम था ममता बनर्जी बंगाल जीतने का मतलब अगला दिन हिंदुस्तान में जग दिखेगा। ये मालूम था भाजपा को, जिनको आगे बढ़ने देना मतलब ये बड़ा भयंकर खतरा हो जाएगा। इसीलिए ये लोग जाल बने, पूरा कोशिश लगा दिया था जो ममता बनर्जी को हराना पड़ेगा जैसे भी हो, चाहे वहां ये टीका नहीं भेजे, चाहे वो हमारा पैसा नहीं दे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना सारे बंगाल का खिलाफ कह सकता करे, मगर ममता बनर्जी को यहाँ से जीतने नहीं देंगे हम लोग। मगर भाई ऊपर वाला है, जनता है, मामाटी मानुष है, तो ये हम ममता बनर्जी का साथ था। हम लोग किसको एजेंडा दिया? हम लोग दिया डेवलपमेंट को, हम लोग मुद्दा लिया डेवलपमेंट का। हम लोग तो धर्म का मुद्दा लेकर नहीं चलता अखिल भाई। बंगाल में ममता बनर्जी साबित करके दिखाया जो धर्म का लेकर जो राज नहीं करता है वो बंगाल में उसका कोई जगह नहीं है। रिलीजियस पोलराइजेशन बंगाल में नहीं चलेगा। यहाँ पे हर धर्म, हर जात, हर कोई ममता बनर्जी का साथ था, अभी रहेंगे, बाद में रहेगा। तो बात ये अखिल भाई है। तो प्रॉब्लम तो ये था, ये लोग को मालूम था ममता बनर्जी थ्रेट बन सकता है। अभी नरेंद्र मोदी का पास सबसे बड़ा थ्रेट है ममता बनर्जी, तो इसको जैसा भी जिस तरह से भी हटाओ ये हराओ, यही तो लोगों का मकसद था बेसिकली। हाँ, ममता बनर्जी को अगर हम हटा देंगे तो फिर कोई और हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, ये स्ट्रेटजी थी मोदी और शाह की। लेकिन वो स्ट्रेटजी उल्टी पड़ गई और आज वो 2024 में हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी वो फेस बन रही है कि मोदी का अगर कोई सामना कर सकता है तो वो ममता बनर्जी है। सुब्रत सर मैं फिर से वापस आता हूँ। सर 2021 के इलेक्शन में हमने देखा कि कुछ मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कुछ लोग वहां पर गए थे, आप समझ सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का वोट नहीं बटा और एक कंसोलिडेट वोट ममता बनर्जी टीएमसी के साथ में आया। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं 2024 के इलेक्शन में मुसलमानों को, और अभी जो 2022 में यूपी का इलेक्शन आने वाला है कि वोट बटे ना, अगर वोट बटेगा तो फिर से मोदी और शाह आएंगे, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं भारतीय मुसलमानों को? देखिए, मुसलमानों को वोट तो तृणमूल को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है, पर हिंदुओं का वोट भी तो मिला है, नहीं तो नहीं हो सकता ना। देखिए हमारे देश में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मालदा है, बहरमपुर है, उधर काफी मुसलमान लोग हैं, पर पूरा बंगाल में तो नहीं है। तो एक जो एडवांटेज ममता को मिला मुसलमानों का,
वो इस जीत का एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस जीत का एक्सप्लेनेशन ये है कि जो उदारवादी दृष्टिकोण से आप देखें, जो बाकी संप्रदाय जो भी हैं हिंदूज में, जैसे मैंने आपको कहा था वैष्णवाइट एक ट्रेडिशन है, रामाकृष्ण मिशन के हैं, ये सारे लोगों ने एक मिलकर एक फेडरेशन बनाया और उसमें बीजेपी अकेला बन गया। और देखिए बीजेपी अपना जो राजनीति अभी कर रही है, एक बोलते हैं इनएविटेबिलिटी ऑफ मॉडरेशन, राजनीति करने के लिए आपको एक मिडिल पॉइंट में आना पड़ता है। और हमारे देश में जिस तरह का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी आपने जो आसाम और उधर जो नॉर्थ ईस्ट में जो देख रहे हैं, इसमें एक अलग सेंसिटिविटी होती है, अपनी एक आइडेंटिटी की बात होती है, और ये सारा चीज को लेके आपको जो पार्टी बनाना पड़ेगा उसको एक अम्ब्रेला पार्टी बोलते हैं। तो पहले हमारा वाजपेयी जमाने में हम बोलते थे क्या, कांग्रेसाइजेशन ऑफ द बीजेपी, ह्यूमनाइजेशन ऑफ द बीजेपी। देखिए बीजेपी को ठीक ठाक नेशनल पॉलिटिक्स में अपने जगह बनाने के लिए मुझे लगता है वाजपेयी के लाइन फॉलो करना पड़ेगा। अभी जो लाइन है इसमें करेंगे तो उनको जीत हासिल नहीं हो सकती। सर ने बहुत अच्छी बात कही राहुल जी की टीएमसी को सारे संप्रदाय और सभी जातियों का वोट मिला। आप क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि अगर मुसलमानों को 2022 में जो यूपी का चुनाव हो रहा है और 2024 में किस तरीके से वोटिंग करना चाहिए कि भाजपा, क्योंकि अब पूरे देश के लिए सरदर्द बन चुकी है, सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, जीडीपी बिल्कुल नीचे जा चुकी है, बॉर्डर पे चीन खड़ा हुआ है और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, तो आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मुसलमान बोल के हमारे पास कोई अलग भाषा नहीं है भाई। हम जिस राज्य में रहते हैं वो अस्सलाम वालेकुम भी सही चलता है, जय श्री राम भी चलता है, नमस्कार भी चलता है, हर हर महादेव भी चलता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये मुसलमान हिंदू कोई काम खापी के काम नहीं है किसी का अखिल भाई। बात ये है जो जिस जमाने में बेरोजगारी लेकर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, मुद्दा लेकर उन्नयन की मुद्दा लेकर बात करें, वो हम हिंदू मुसलमान करेंगे। प्रॉब्लम तो यही है। बात यह है जो मुसलमान भाई जो है, हम ये कहना चाहते हैं जितना हक हमारा है एज ए हिंदू, मैं बोलना चाहते हैं हम लोग भारतीय है, ना मुसलमान ना हिंदू है। हम बंगाल के हैं तो बंगाली है, इस पर सीधा बात है। आप मुसलमान हैं, आपका धर्म है, उसमें आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदू है, चक्रवर्ती से पता चलता है हिंदू है, अकील खान से पता चलता है मुसलमान है, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी से पता चलता है भाई वो हिंदू है। तो इसके लिए कोई ठिकाना लेकर रखा है क्या? किस एजेंसी लेकर रखा है कि उनसे परमिशन लेकर हमको हिंदू बनना पड़ेगा? जो वो ज्यादा हिंदू है हम कम हिंदू है, वो ज्यादा मुसलमान है कम मुसलमान है। तो बात है, ये सब बात लेकर फालतू का चर्चा है अखिल भाई। बात यह है जो आगे मुद्दा क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट का होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए भाई, काम का होना चाहिए। आगे जो अगला जनरेशन है वो आगे बढ़े, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। यहाँ पे जाके पहले बात तो हर चीज हटा के हम लोग इंडियन होकर रहेंगे, हम लोग बंगाल का आदमी होकर रहेंगे, जहां जिस राज्य में जो है वो होकर रहेंगे। इंडिया में ऐसे ही होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट का, मुद्दा होना चाहिए कर्म का, मुद्दा होना चाहिए नौकरी का, मुद्दा होना चाहिए हर घर में हाथ में। मोदी जी चाहे बोल दिया भाई सबको रोटी दीजिए, वो दीजिए, भाई कहाँ दे रहा है? अब किसानों का हाल देखिए, उसको देखिए, दलित का हाल देखिए, तो किसका बारे में बताएंगे अखिल भाई क्या किया है? अगर ये 8 साल का रिपोर्ट कार्ड में आप देखें उस पर कुछ नहीं है। आज त्रिपुरा में अभिषेक बैनर्जी हमारा सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनके ऊपर हमला हो गया। त्रिपुरा में बोलना चाहते हैं, क्यों हो रहा है? थ्रेट हो जा रहा है, हर वक्त थ्रेट हो रहा है, हर दिन थ्रेट हो रहा है। अगला दिन ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और सेंट्रल बीजेपी को बड़ा थ्रेट बनना जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं अखिल भाई। तो आगे चले, सामने चले, सर कोई एकदम बिना बिना खौफ के आगे बढ़े। अपना देश है, हम लोग देश को लेके बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, यही हम लोग का संदेश है, सीधा बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों गेस्ट का हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में हम मुद्दा देखेंगे बेरोजगारी के खत्म होने का। हम फिर से एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो जीडीपी को ऊपर लेके जाएगी, ना कि हिंदू मुसलमान करेगी। अभी देखते हैं 2024 में खेला किस तरीके से हो पाता है और क्या ये मोदी और शाह की जोड़ी गुजरात वापस जा पाती है। हम इसी शुभकामनाओं के साथ अपने इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।